नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 20 दिसंबर। आज हम लोग देखेंगे कि डेली क्विज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत इनमें से कितने अंतरराष्ट्रीय संधियों और सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता देश है जिनका उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे का मुकाबला करना है। यह आपके सामने कुछ यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन दे रखे हैं। इस प्रश्न को करने का प्रयास करिए। अब देखिए, पीआईबी का एक आर्टिकल है, उसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन के कुछ सामाजिक समस्याओं के बारे में यहां पर मेंशन हुआ है। तो इसी के अंतर्गत जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, इसको भी यहां पर एक मुख्य समस्या माना गया है। अब जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग एब्यूज, ठीक है, तो इन सब चीजों को किस तरीके से यहां पर दूर करा जा सकता है, यह आर्टिकल उससे संबंधित था। तो अब चूंकि ड्रग अब्यूज की बात आई थी, तो यहां पर यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए ऑप्शन पे नजर डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र एकल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961 मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है ये। एकल कन्वेंशन में इसमें बेसिकली ये दो चीजों पर काम करता है। एक तो ये काम करता है कि भाई देखो, चिकित्सा के लिए या फिर अगर कोई वैज्ञानिक शोध करना है, ठीक है, इसके अलावा जो भी ड्रग्स होते हैं उनके आयात पर, जो नशीले ड्रग्स हैं, ठीक है, उनके आयात पर, उनके निर्यात पर, उनके वितरण पर, उनके उपयोग पर इसको क्या करा जाएगा, पूरी तरीके से प्रतिबंधित करा जाएगा। दूसरा यहां पर यह बात करता है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है ना, नशीली जो मादक पदार्थ होते हैं उनकी जो तस्करी होती है, उसको भी ये प्रतिबंधित करता है। सेकेंड है साइकोट्रोपिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1971, बिल्कुल सही, इसमें भी भारत सदस्य है और पहले वाले में भी है। नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रिक पदार्थों के अवैध यातायात के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988, ये भी एकदम सही है। देखिए, साइकोट्रोपिक जो पदार्थ होते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिनसे हमारा जो व्यवहार है वो परिवर्तित हो जाता है। चूंकि हमारी पूरी बॉडी किससे गाइड होती है, हमारे ब्रेन से। तो जैसे ही साइकोट्रोपिक पदार्थों का कोई व्यक्ति सेवन करता है तो वो अपने ब्रेन से ना धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा होता है। फोर्थ है ट्रांसनेशनल क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूएनटीओसी, भारत इसका भी सदस्य है। तो इनमें से चारों कन्वेंशन का भारत हस्ताक्षरकर्ता देश है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी चारों। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजन पोर्टल से संबंधित है, किस प्रायोजन हेतु इसको लॉन्च करा गया था। आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए यहां पर क्या है कि एक रिपोर्ट आई है कंट्री के डिफेंस के एक्सपोर्ट की, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर देखिए जो स्पेशल केमिकल मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज SCOMET है, ठीक है। SCOMET का मतलब क्या होता है, यहां पर ऐसे उपकरण आते हैं जो सिविल पर्पस से भी यूज हो सकते हैं और मिलिट्री पर्पस से भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे उपकरणों को हम लोग SCOMET के नाम से जानते हैं। तो यहां पर बताया गया कि 75 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पर हमारे भारत के द्वारा इन उपकरणों को एक्सपोर्ट किया जाता है। अब देखिए, जैसे सृजन पोर्टल की बात हो रही थी तो मैंने उसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ये आर्टिकल निकाला है, सृजन-defense.gov.in, ये इसका ऑफिशियल एड्रेस है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत किस विभाग के अंतर्गत आता है ये भी ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, रक्षा उत्पादन विभाग। बेसिकली इतना ध्यान रखिए कि जो सृजन पोर्टल है वो इसलिए बनाया गया था कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है और जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, वो किस तरीके से जो डिफेंस के उपकरण होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि उत्पादन में एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो एक ही पोर्टल पर दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेगी। वापस आते हैं प्रश्न पे। पहला है, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वदेशीकरण के प्रयासों में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाना, यह एकदम सही हो जाएगा। सूक्ष्म लघु यानी कि MSME और संपूर्ण भारत के अन्य उद्योगों की आवश्यकताओं की तुलना में कौशल मैपिंग, इसका लेना देना नहीं है। आदिवासी कारीगरों से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा आवेदन जमा करने, प्रसंस्करण और निर्यात प्राधिकरण जारी करने के लिए एकल खिड़की, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आके और यहां पर उपकरणों का निर्माण करेंगे, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत वाली जो पॉलिसी है उसमें हम आगे बढ़ सकेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीन वॉशिंग शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है। कई बार द हिंदू पे इसके ऊपर आर्टिकल निकला है, ऑप्शंस देख के इसका पता लगाइए। देखिए यहां पर जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल है, ठीक है, तो उसमें उसका संशोधन विधेयक 2022 जो है वो 12 दिसंबर को पार्लियामेंट में पास हो गया है। बट उसके अपोजिशन में कुछ तर्क दिए जा रहे हैं यहां पर। चूंकि एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है तो यहां पर ग्रीन वॉशिंग का
जो टॉपिक है वो हाईलाइट हो जाता है। अब पहला ऑप्शन है कि माल के लिए पर्यावरण के अनुकूल पुनर्नवीनीकरण सामग्री आधारित पैकेजिंग का इस्तेमाल करना। इसमें पुनर्नवीनीकरण यानी कि रिसाइकिल जैसी कोई भी चीज नहीं है। मुनाफे का एक हिस्सा कार्बन ऑफसेट परियोजनाओं या नवीकरणीय ऊर्जा में आरक्षित करना, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। ऐसा निराधार दावे करना जो उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाते हैं कि कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा। निराधार का मतलब है फेक दावे करना। कंपनियां क्या करेंगी, अपना प्रोडक्ट बनाएंगी, उसमें लिखेंगी देखिए ये प्रोडक्ट जो है हमारा बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है और हमने इसको बनाने के लिए जो भी प्लास्टिक वगैरह है, जो भी कागज यूज करा है, वो हमने एनवायरमेंट को उससे कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके की जो फेक एडवर्टाइजमेंट होता है ना, ये जो लोग करते हैं उसी को बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। टिकाऊ व्यवसाय विधियों को लागू करना, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यहां पे गलत कथन पूछे हैं, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7 शेड्यूल की बात करता है। शराब जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। अनुच्छेद 47 राज्यों को निर्देश देता है कि वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और ड्रग्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास करें। 47 आर्टिकल जो है वो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसको लगाने का प्रयास करिए वीडियो पॉज करके। अब देखिए जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी लागू है, परंतु अभी जैसे आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि उसकी जो स्मगलिंग होती है और दूसरे तरीकों से बिहार के अंदर जो शराब है उसका बड़ी आसानी से जो सेवन है वो किया जा रहा है। पहला ऑप्शन देखिए, ये पता होना चाहिए कि जो अल्कोहल होता है वो स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची का विषय है, तो पहला कथन यहां पर सही हो जाएगा। 47, अब ये देखिए किसकी बात करता है, डीपीएसपी की यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। जाहिर सी बात है वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और ड्रग्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य जो है उसको निर्देश देता है कि आप ऐसे प्रयास करो, तो ये भी कथन सही है। 47 को 42nd अमेंडमेंट से नहीं जोड़ा गया था। 42nd अमेंडमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 39 का ए या 43 का ए या इसके अलावा 48 का भी ए है, ठीक है। तो इनको ऐड किया गया था, ना कि 47 को। तो ये वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। हमसे पूछे गए थे कितने कथन गलत हैं, तो केवल एक कथन गलत है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए। 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आया था आईएनएस अस्त्रधारिणी, ठीक है। अब उस टाइम पे ये हाईलाइटेड था। यहां मैंने इस आर्टिकल को भी लिख दिया है जिससे कि आपको इसके बारे में कई सारा डेटा मिल जाएगा। हालांकि काफी पुराना प्रश्न है, परंतु याद रखिएगा आईएनएस जो अस्त्रधारिणी है ये क्या है, ये आपके सामने ऑप्शंस है, इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए इसके बारे में कुछ चीजें बताई गई, जैसे 50 मीटर लॉन्ग है, जो इसकी स्पीड है वो 15 नॉट्स है। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है उस पर हमको फोकस करना है। देखिए ये पहला स्वदेशी, ठीक है, भारत में निर्मित क्या है, टॉर्पिडो लॉन्च व्हीकल है। टॉर्पिडो का मतलब होता है, जैसे सबमरीन में आपने देखा होगा टॉर्पिडो लॉन्च करे जाते हैं, तो उसी तरीके से इस आईएनएस से भी टॉर्पिडो लॉन्च करे जाएंगे। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा हाईलाइट रहा था, चूंकि ये स्वदेशी था और 2016 की बात हो रही है, तो उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में था ये। अच्छा, इसको निर्माण किसने करा था, तो डीआरडीओ के अंतर्गत निर्माण किया गया था। डीआरडीओ के अंतर्गत एक लैब आती है, यहां पर आप देख पा रहे होगे एनएसटीएल लैब, ठीक है। फुल फॉर्म होता है इसका नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब। इसके द्वारा इस आईएनएस अस्त्रधरिणी का निर्माण किया गया था। तो अब अगर इसके ऑप्शन में आप देखोगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, टॉर्पिडो प्रमोशन एंड पुनर्प्राप्ति जलयान। आज के तथ्य में देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जिसका नाम है अंबेर परियोजना, ठीक है। अंबर भी इसको आप बोल सकते हो। अब देखिए यहां पर ये परियोजना के बारे में इस वजह से जिक्र हुआ है क्योंकि पीआईबी के अंदर एक आर्टिकल था जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, तो उसमें जो यूथ है वो क्यों माइग्रेट कर रहा है, वो वहां से निकल के दूसरे राज्यों में जा रहा है जॉब को लेके, तो उसकी वजह से ये आर्टिकल निकला। इसी के अंतर्गत एक यहां पर देख पा रहे होगे आप परियोजना के बारे में चर्चा हो रही है। इसके पहले भी जो परियोजनाएं हैं इसके बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, तो अंबेर प्रोजेक्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें सबसे पहले आपको ये जानना होगा, ये जो प्रोजेक्ट अंबेर है ये कितने संस्थाओं के द्वारा लॉन्च करा गया। सबसे पहले आएगा एनएसडीसी, फिर स्किल इंडिया और फिर जनरेशन इंडिया। एनएसडीसी का मतलब यहां पर क्या हो गया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। और जनरेशन इंडिया एक फाउंडेशन है। तो इन तीन संस्थाओं ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, किसी व्यक्ति को क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कि उसने बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत स्किल उसके अंदर आ गई, नॉलेज भी आ गई, परंतु जब रोजगार की बात आती है, नौकरी की बात आती है, तो बहुत उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट अंबर का बेसिकली जो
उद्देश्य है वो यही है कि जब कोई भी जो स्किल होती है ना और जो रोजगार होता है, इसके बीच का जो गैप होता है उसको किस तरीके से कम करा जा सकता है। यानी कि अगर व्यक्ति के अंदर कोई भी स्किल है तो उसको यूज करो, जो भी उसने सीखा है उसी सेक्टर में उसकी जॉब उसको प्रोवाइड कराओ। ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, इसको याद रखिएगा। तो इनका मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया। अब ये चाहते क्या है कि 30,000 जो युवा हैं उनको ये ट्रेन करना चाहते हैं, अगर उनके पास स्किल नहीं है तो। अगर स्किल है तो उनको जॉब दिलाना इनका काम है। दूसरा, इस 30,000 में 50% जो है वो कौन होने चाहिए? वुमेन ट्रेनीज होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। जैसे महिला सशक्तिकरण के ऊपर या महिलाओं से संबंधित कोई परियोजनाओं के ऊपर बात आती है तो आप इस योजना के बारे में भी वहां पर पॉइंट लिख सकते हैं। अगर भारत की बात करें तो कहां कहां पर किन राज्यों में अभी ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो ये आप देख पा रहे होगे, जो जहां पर भी येलो कलर का साइन बना हुआ है, तो इन सब राज्यों में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। आज मैं आपसे पूछूंगा, कल मैंने आपको एक टॉपिक ऑफ द डे में आईएनएस मोरमुगांव के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको दो प्रोजेक्ट बताए थे, एक प्रोजेक्ट 15A और एक प्रोजेक्ट 15B। चलिए कमेंट करके बताइए कि प्रोजेक्ट 15A और 15B में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी आप पढ़ाई करते रहेंगे, स्वस्थ रहिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।